हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है। क्या आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो क्लास 12 आपका है या क्या क्लास 12 जो आपका है और क्लास 12 का आपका क्या है, हिंदी। क्या हिंदी? तो मॉडल पेपर जो है हिंदी के सेट 1 का क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। और ये तमाम क्वेश्चन जो रहेगा आपके एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है, 25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हम आपको बताएं हैं कि हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे। आपको एक चीज़ और बताएं कि देखिए ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाएंगे लाइव। क्या ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लास करवाएंगे और सब्जेक्टिव का क्या क्लास करवाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास करवाएंगे। क्या रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए करवाएंगे क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको पढ़ने में लाइव में थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, इसलिए आपको क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव को रिकॉर्डेड के रूप में आपको आपका क्या है, सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। और यदि बेहतर अंक लाना है, एक बेहतर परसेंटेज लाना है, तो इतना आप मेहनत कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर, तो एग्ज़ाम में आपको एक बेहतर अंक ज़रूर आएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर में। जैसी आप सब्जेक्टिव में आइएगा एग्ज़ाम दे करके, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिएगा तो सब्जेक्टिव में इन कीजिएगा, तो सबसे पहले आपके पास आएगा क्या आएगा, निबंध आएगा। क्या निबंध आएगा, तो लिखा हुआ रहेगा कि किसी एक पर निबंध लिखें। क्या कि किसी एक पर निबंध लिखें। और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 × 8 रहेगा। इसका मतलब एक पर आप निबंध लिखिएगा और एक के लिए आपको 8 अंक दिया जाएगा। टोटल आपको निबंध के लिए कितना अंक मिलेगा, 8 अंक मिलेगा। मतलब निबंध जो है यदि आप एक निबंध लिखते हैं तो आपको 8 अंक दिया जाता है। तो इसलिए आप यहाँ से जानवे करते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक टॉपिक से आपको 8 अंक कवर होगा। तो आपके पास ऑप्शन इस तरह से रहेगा। क्या आपके पास जो ऑप्शन रहेगा इस तरह से रहेगा। टोटल कितना ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, एकदम 6, 110% गारंटी है। क्या 110% गारंटी है कि आपके पास 6 ऑप्शन रहेगा और 6 में से किसी एक का आंसर देना है। क्या करना है, 6 में से किसी एक का आंसर देना है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि निबंध के लिए क्या, यहाँ पे मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर में 4 सेट दिया हुआ है हिंदी के, और एक सेट में 6 गो है थी निबंध है। तो 6 × 4 कीजिएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 24 गो निबंध हो जाएगा। क्या आपको 24 निबंध तैयार करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको क्या करें, हम बताए हैं कि आपको केवल हम 5 निबंध बताएंगे, 5 में से एक निबंध एग्जाम में जरूर आएगा। 1 और 2 लड़िए जाएगा, उससे क्या फाजिल एग्जाम में नहीं आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे निबंध का टॉपिक क्या दे दिया हमारे डियर स्टूडेंट, मेरे ब्रदर, क्या है कि बेरोजगारी और युवा वर्ग। उसके बाद दूसरा है मेरे प्रिय पुस्तक। क्या मेरे प्रिय पुस्तक। उसके बाद तीसरा है महंगाई, यहाँ से ध्यान रखिएगा। तीसरा यहाँ से क्या है, तीसरा यहाँ से है महंगाई एक समस्या, और चौथा है भ्रष्टाचार, और पांचवा है सांप्रदायिकता, और छठा जो है सह शिक्षा। तो इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि महंगाई जो है एक समस्या, इस पर निबंध आपको हम लिखा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। एक निबंध हो गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा निबंध क्या किए हैं कि पर्यावरण संरक्षण। क्या पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखा दिए हैं और आपको बता दिए हैं। और उसका पीडीएफ के लिए आपको बताए हैं कि क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, और वहाँ आपका पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो 2 निबंध आपको कंप्लीट करवाए हैं, तो ये 2 निबंध को आप लोग जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 निबंध और बच चुका है, तो 3 निबंध आपको धीरे धीरे क्या कर देंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो इसलिए निबंध का यहाँ पे टेंशन आप नहीं लीजिए कि निबंध में हमें क्या करना है, ठीक है। तो निबंध का तो काम हो गया। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, पहला में तो आएगा निबंध, और दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, क्या आएगा कि किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या करें। क्या व्याख्या करें, व्याख्या करने के लिए आएगा कि व्याख्या करें। तो व्याख्या करें वाला आप जानवे करते हैं, एक रहेगा गद्य खंड से और एक रहेगा काव्य खंड से। मतलब कि सीधा सा आपके पास 2 गो रहेगा व्याख्या करने के लिए, 2 गो व्याख्या करना ही करना है आपको। और एक व्याख्या करने के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है, तो इसमें भी 4 अंक मिलेगा। तो टोटल आपको कितना हो गया, व्याख्या के लिए 8 अंक दिया जाएगा। क्या 8 अंक दिया जाएगा। तो इसको भी इग्नोर करना
थोड़ा ठीक नहीं है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, व्याख्या पे भी संपूर्ण ध्यान दीजिएगा। और हम आपको बताएं कि व्याख्या करने का आपसे टेक्निक जानिए, टिप्स जानिए कि किस तरह से हमें व्याख्या करना है और व्याख्या करने का जो एक बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, ठीक है। उस पर आपको सिर्फ फोकस करना है। और आपको क्या है कि मॉडल पेपर में जो दिया गया है ना उतना आप कंप्लीट कीजिए ना, उतना प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में उससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि किन्हीं दो की सप्रसंग व्याख्या करना है। तो पहला यहाँ पे व्याख्या करने वाला यहाँ पे आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैसी चंपारण की यह भूमि है, मानो बी स्मृति के हाथों अपनी बड़ी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। क्या करती है, बी स्मृति के हाथे अपने बड़े बड़े निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। इसी का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको हम बताएं और आपको समझाएं भी कि यदि आप सप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं, क्या यदि आप सप्रसंग व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको कितना बात का ध्यान रखना है, आपको 3 बात का ध्यान रखना है। हम बार बार बताएं कि आपको केवल 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ये जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया है, क्या कहाँ से लिया गया है। उसके बाद इसके जो लेखक हैं या कवि हैं कौन है, क्या इसके लेखक और कवि कौन है। और तीसरा चीज़ आपको क्या याद रखना है, इस पंक्ति और इस या इस लाइन के माध्यम से लेखक या कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या है कि क्या कहना चाहते हैं। आपको बस 3 चीज़ ही लिखना है। और यदि 3 चीज़ इस तरह से लिख देते हैं तो यही आपका व्याख्या कहलाता है। तो चलिए इसका हम लोग व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि कोई भी लाइन रहे तो उसको आप सबसे पहले पकड़िए कि कौन चैप्टर से वो लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे चंपारण आ गया एक शब्द, और चंपारण के बारे में किस में चर्चा किया गया है। तो आपका जो चैप्टर ओ सदा नीरा है, क्या ओ सदा नीरा है, तो ओ सदा नीरा में चंपारण के बारे में चर्चा किया गया है। तो चैप्टर का नाम पता चल गया। और ओ सदा नीरा के लेखक तो आप जानबे करते हैं कि कौन है, बस इतना थोड़ा सा आपको कर देना है। तो यहाँ से हम यहाँ से लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर देंगे और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, यहाँ पंक्तियाँ कर लीजिएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदा नीरा शीर्षक यात्रा संस्मरण से ली गई है। क्या किया गया है कि जो भी प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित ओ सदा नीरा शीर्षक यात्रा संस्मरण से ली गई है। और उसके बाद इतना लिख दिया। और इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से इसको लिखेंगे। तो इस पंक्तियों के माध्यम से चंपारण की गौरवशाली भूमि का गुणगान किया है। क्या है कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि के गौरवगान किए हैं, मतलब उनकी प्रशंसा किए हैं। कहते हैं कि चंपारण की यह भूमि महान है। क्या लेखक का कहना है कि चंपारण की यह जो भूमि है महान है, यहाँ अनेक आक्रमणकारी तथा बाहरी व्यक्ति आए, इन्होंने आ तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाई या तो यहाँ आकर बस गए। मतलब जितने भी लोग आए ने दो काम के, या तो चंपारण को क्षति पहुंचाए या यहीं आकर के यहीं पे अपना घर बना लिए बस गए, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि किंतु धन है इसकी सहनशीलता एवं उदारता। क्या, किंतु धन है इसकी सहनशीलता एवं उदारता, इसने सबको भुला दिया। क्या, इसने सबको भुला दिया, क्षमा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने स्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंप दिया है। क्या, अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंप दिया है। और इतना आप लिखिएगा तो आपको 4 अंक जरूर मिलेगा। क्या, 4 अंक जरूर मिलेगा। तो चलिए उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो अगला यहाँ पे क्या है, अगला जो आएगा व्याख्या करने के लिए क्या है, देखिए आपको हम बताएं ना कि एक आएगा काव्य खंड से और एक आएगा गद्य खंड से। और आपके पास ऑप्शन कितना रहेगा, तो आपके पास टोटल 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो 4 में से आपको कितना बनाना है, 2 का आंसर देना है। तो यहाँ से दूसरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा गद्य खंड से क्या है कि यह बात नहीं कि उसकी उनकी जीभ नहीं चलती। क्या, यह बात नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। क्या करती है, मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। इसका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना। और गद्य खंड से ही लिया गया। क्या, गद्य खंड से लिया गया है। तो गद्य खंड से लिया गया तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे पंक्ति दिया गया है इसको पहचानना है कि किस चैप्टर का है। क्या, किस चैप्टर का है, इसी को पहचान लीजिएगा तो सारा काम आपका हो जाएगा। क्या, सारा काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, इस चैप्टर इस पंक्ति को पहचानने के लिए देखिए, आप जब दूसरा चैप्टर पढ़े होंगे कि दूसरा चैप्टर का क्या है कि उसने कहा था। तो उसने कहा था टांगे वाले के बारे में बात किया गया है कि यह बात नहीं है कि उनकी जीभ नहीं चलती, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। तो यहाँ से हमें लिखना है, यहाँ से क्या हमें लिखना है,
सीधा सा इसका हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। क्या, जो भी यहाँ प्रस्तुत पंक्तियां है हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है, और जिसके लेखक क्या, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। दो चीज़ को हम लोग लिख दिए कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक या कहानीकार हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे पैराग्राफ को यहाँ से आप लोग चेंज जरूर कर दीजिएगा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कहानीकार ने अमृत शहर के कुछ बानों की बोलियों की प्रशंसा की है। क्या है कि इस पंक्ति के माध्यम से कहानीकार जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी अमृत शहर के कुछ बानों की जो बोली है उसके प्रशंसा करते हैं। और यहाँ कहानीकार के कथन का उद्देश्य यह है कि अमृत शहर के इक्के गाड़ी चलाने वालों की बोली बड़ी मीठी होती है। क्या होती है कि अमृत शहर में जो इक्के गाड़ी चलाते हैं उनकी बोली होती है बहुत ही मीठी होती है। बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले घोड़ों को भी जहां अश्लील गाड़ियां दिया करते हैं तथा राहगीर से कड़ी भाषा में बात करते हैं, अमृत शहर में कुछ इस ढंग से बोलते हैं कि राहगीर उनकी बातों से प्रभावित होकर बढ़ने के लिए रास्ता दे देते हैं। मतलब कभी यहाँ पे कहते हैं, लेखक यहाँ पे कहते हैं कि क्या है कि अमृत शहर के जो इक्के गाड़ी वाले जो हैं इतने उनके बोली मधुर है कि वे लोग क्या करते हैं पूरा प्यार से बोलते हैं। और वहीं बात किया जाए तो बड़े बड़े शहरों में के जो इक्के गाड़ी वाले जो टमटम वाले लोग होते हैं वो घोड़ा को भी अश्लील गाड़ियाँ देते हैं। और जो भी राहगीर मतलब रास्ते पे जो भी लोग चलते रहते हैं उनसे कड़ी भाषा में बात करते हैं। लेकिन अमृत शहर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्या, ऐसा नहीं करते हैं। वे बिल्कुल ही प्रेम से बात करते हैं। और उनके इस बात को सुनकर उनके इस भाषा को सुनकर कि जो भी पैदल यात्री चलते रहते होंगे एकदम आराम से साइड दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि ऐसी बात नहीं है कि रास्ते से नहीं हटने वालों पर उन्हें चिढ़ नहीं आती है। मतलब कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है कि रास्ते से नहीं हटने वालों पर उन्हें चिढ़ नहीं आती है, किंतु वे मधुर भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनकी जीभ मीठी छुरी की तरह वार करती है। मतलब सीधा से यहाँ पे कहना है कि ऐसा बात नहीं है कि अमृत शहर के जो भी लोग हैं जो टमटम या इक्के वाले लोग हैं वो क्या कि उनको जो लोग रास्ता से नहीं हटते हैं उनको साइड नहीं देते तो उनको गुस्सा नहीं आता। उनको गुस्सा आता है, लेकिन उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी वो अपने आप को एक मधुर भाषा की बेड़ी में बांधते रहते हैं और एक मधुर भाषा का ही प्रयोग करते हैं और उनकी जबान मीठी छुरी की तरह कार्य करती है। ठीक है, इतना। और इसका पीडीएफ नोट्स के लिए हम बताएं कि बस जैसी क्लास खत्म होगा पीडीएफ नोट्स यहाँ पे क्या है अपलोड कर दिया जाएगा। तो पीडीएफ नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा क्योंकि आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, एक बेस्ट तरीका से पढ़ना है। जैसे कि क्या है कि हम कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये सब ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस वे में पढ़ना होगा। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे पहले हम क्या किए कि सेट 1 जो आपका हिंदी है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ दिए। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट 1 का करवा रहे हैं तो सब्जेक्टिव का ले लीजिएगा पीडीएफ और इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा। और इस तरह से आपको कितना सेट का सॉल्यूशन करवाएंगे, 4 सेट का सॉल्यूशन करवाएंगे। बस इतना आपको पता चल गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा आपको बताएं कि 4 गो रहेगा व्याख्या करे वाला, तो 2 गो व्याख्या करे वाला रहेगा गद्य खंड से। अब तीसरा यहाँ पे जो आता है काव्य खंड से रहेगा व्याख्या करने वाला। तो इसमें क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या है कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। क्या, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या, दीन सब अंगहीन छीन मलिन कंघी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि यह जो पंक्ति है लिया गया है वह किस कविता से लिया गया है। क्या, किस कविता से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे पता चलता है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। क्या, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तो आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि तुलसीदास जी का जो पद है न वहाँ से लिया गया है, क्योंकि तुलसीदास कहते हैं कि हे राम हे प्रभु, क्या है कि आपके नाम को लेकर ही हम अपना पेट भरते हैं, आपके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो
तो चैप्टर के बारे में पता चल गया और कवि के बारे में भी पता चल गया कि तुलसीदास जी हैं। तो दो चीज़ सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सीधा सा, सिंपल है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, क्या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड का पद 2 से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। क्या, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। दो चीज़ लिखें। उसके बाद लिखना है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी बात माता जानकी के माध्यम से पर अपने प्रभु, क्या इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है, क्या कवि जो है, यहाँ से लिखिएगा कवि, क्या कवि अपनी बात माता जानकी के माध्यम से, माता सीता के माध्यम से अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी तक पहुँचाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पहुँचाना चाहते हैं। तो कवि अपनी बात पहुँचाने के क्रम में परिचय देते हैं, क्या परिचय देते हैं कि हे प्रभु मैं बड़ा दीनहीन हूँ, क्या हे प्रभु मैं बड़ा दीनहीन हूँ, मैं दुर्बल हूँ, परंतु आपका दास हूँ, क्या हूँ, परंतु आपका दास हूँ, आपका कीर्तन भजन करता हूँ और आपका नाम ले लेकर अपना पेट भरता हूँ, क्या आपका नाम ले लेकर अपना पेट भरता हूँ। हे प्रभु कृपा करके मेरी दशा पर विचार कीजिए, क्योंकि मैं आपका ही भक्त आपकी शरण में हूँ। बस इतना ही इसका अर्थ है और इतना लिखने से आपको 4 अंक ज़रूर दिया जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे व्याख्या करने के लिए आता है, जो काव्यखंड से ही होता है। तो काव्यखंड का सबसे लास्ट व्याख्या करे वाला यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व तन की मई की कुसुम ऋतुरात रे मन। यहाँ से फिर से देखिएगा कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मई कुसुम ऋतुरात रे मन। तो यहाँ पे देखिए इसको पहचानना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस अध्याय से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ, मन। तो मन के बारे में किस में चर्चा किया गया है, तो देखिए तुमुल कोलाहल कलह में जो जयशंकर प्रसाद की कृति है उसमें क्या है कि मन के बारे में चर्चा किया गया है। मतलब सीधा सा समझिए, एक शब्द पकड़ के आप समझ लीजिए, पता कर लीजिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो किस चैप्टर से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है, उत्तर लिखना है, इस लाइन को छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि क्या लिखना है कि कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। दो चीज़ आपको लिखना है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के तुमुल कोलाहल कलह में नामक शीर्षक कविता से लिया गया है और जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। दो चीज़ कंप्लीट हो गया। तीसरा लिखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पद्यांश छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है। क्या, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित जो पद्यांश है, जो पंक्ति है, वह छायावादी शैली का सबसे सुंदर आत्मगान है। मनु को प्राप्त करके श्रद्धा, क्या मनु को प्राप्त करके श्रद्धा जो है आनंद विभोर होकर गाती है कि हे मेरे मन, जब जीवन पवन की 4 दीवारी में, क्या जब जीवन पवन की 4 दीवारी में जलकर झुक जाता है, तब इस झुलसते हुए विश्व वन की मैं बसंत ऋतु हूँ। क्या, मैं बसंत ऋतु हूँ, अर्थात मैं ज्वाला में धधकते हुए विश्व वन को शांति प्रदान करने वाली हूँ। बस इतना ही लिखना। तो यहाँ से क्या हुआ आपका कि जो भी व्याख्या वाला पार्ट था, तो व्याख्या का काम खत्म हो गया। अब यहाँ से आगे जब आप बढ़िएगा, दो चीज़ के बाद, निबंध और व्याख्या के बाद, तो आपके पास आएगा आवेदन पत्र या पत्र लिखने के लिए आएगा। तीसरा में आपके पास क्या आएगा, आवेदन पत्र आएगा या पत्र लिखने के लिए आएगा। तो आप लोग एक काम क्या कीजिएगा, आदि देखिए आपको स्पीड स्लो लगता है तो आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। क्या, आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। और यदि आपका स्पीड अभी ठीक है, इतना में ही आपको अच्छा लगता है, तो आप यही स्पीड रहने दीजिएगा, ठीक है। और दूसरा काम आप क्या कीजिएगा कि आप क्या है कि क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, क्वेश्चन बैंक निकालिएगा और देखिएगा कि क्या सही में इसी तरह से प्रश्न रहता है, ऐसा ही पैटर्न रहता है और इसी तरह से पूछा जाता है। थोड़ा सा आप जब देखिएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप जब होगा तो क्या होगा कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए तीसरा यहाँ पे क्या आता है, आवेदन पत्र और पत्र लिखने के लिए आता है। तो सबसे पहला सेट जो आपका है, तो पहला सेट में क्या दिया गया है, तो पहला सेट में सबसे पहला आवेदन पत्र है कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को
पत्र लिखें। क्या है कि अपने क्षेत्र में, मतलब सीधा सा बताना है, आप सीधा भाषा में समझिए कि आपका जो क्षेत्र है जहां आप रहते हैं वहां पे अत्यधिक मच्छर हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए उचित कार्रवाई करने हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है, एक पत्र लिखना के लिए लिखना है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वीवीआई है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। और दूसरा पत्र के बारे में बात किया जाए तो दूसरा यहाँ पे आवेदन पत्र है कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। क्या कि पिछले कुछ दिनों से जो आपका क्षेत्र है, जो आपका गांव है, वहाँ अपराध बढ़ने लगा है, तो उनकी रोकथाम के लिए, मतलब अपराध को रोकने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें। क्या थाना अध्यक्ष को पत्र लिखें। और दोनों का दोनों जो है 2025 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। क्या 2025 एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोनों को हम लोग बिल्कुल सरल और आसान तरीक़ा से लिखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है कि मच्छर के प्रकोप को कम करने के लिए हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी के पास क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे पत्र लिखने में क्या करना है, जो पत्र लिखने का तरीका होता है, यहाँ से लिखना है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या लिखना है कि सेवा में, क्या देना, ऊपर में देना है सेवा में। तो देखिए हम पत्र किसको लिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, क्या सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या दिए हैं, डॉट 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 नगर पालिका। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है, शेखपुरा है। क्या मेरा डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, शेखपुरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी शेखपुरा नगर पालिका, इतना हो जाएगा। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिएगा। उसके बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पे लिख दीजिएगा विषय, इसी स्ट्रक्चर में लिखना। आपको एक चीज़ और बताएं कि जब भी आप आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो एक नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा। किस पेज से स्टार्ट कीजिएगा, नया पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपका जो एप्लीकेशन हो एक ही पेज में खत्म हो जाए। और जब एक ही पेज में रहता है तो उसका फॉर्मेट अच्छा लगता है और देखने में ठीक लगता है, ठीक है। तो विषय में क्या लिखेंगे, तो विषय मतलब विषय का मतलब समझिए कि हम जो यहाँ पे आवेदन पत्र लिख रहे हैं किस लिए लिख रहे हैं। तो हम किस लिए लिख रहे हैं कि मच्छर ज़्यादा हो गया है, उसको कम करने के लिए उचित कार्रवाई किया जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विषय में कि मच्छरों के प्रकोप के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु निवेदन। क्या मच्छरों के प्रकोप के संबंध में उचित कार्रवाई हेतु निवेदन। उसके बाद यहाँ से लिखना है महोदय या महोदया। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री में जो मतलब स्वास्थ्य अधिकारी यदि पुरुष है तो हम लिख देंगे महोदय, और यदि स्त्री हैं तो हम लोग लिखेंगे महोदया। अब यहाँ से बात आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि पुरुष है कि स्त्री है, ये तो नहीं पता चलेगा, उतना रहेंगे हम पता करें तो इसलिए आपको क्या करना है कि दोनों लिख देना है, महोदय या महोदया, ब्रैकेट में इस तरह से करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इस लाइन को आपको छोड़ना है क्योंकि यही एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट का आपको जरूर फॉलो करना है। और इस एंगल में यहाँ से लिखना है कि निवेदन है कि मैं, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। क्या निवेदन है कि मैं, जैसे मेरा नाम है संतोष तो यहाँ से लिख देंगे निवेदन है कि मैं संतोष कुमार। उसके बाद फिर क्या आपका पता, अपना पता लिख देना है कि आप किस जिला के किस गाँव के हैं, खाली का निवासी हूँ, क्या खाली स्थान का निवासी हूँ, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ लिखना है कि हमारे क्षेत्र में इन दिनों मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप हो गया है। क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है न, इस दिन में मच्छरों का प्रकोप अत्यधिक हो गया है, जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की आकांक्षा बढ़ गई। मतलब क्या है कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें मच्छरों की संख्या अत्यधिक हो गई है और जिसके कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ने की संख्या आकांक्षा क्या है कि बढ़ गई है। विशेष रूप से सुबह और शाम के समय मच्छरों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इतना आपको लिखना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा लिखना है कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण कई लोगों को रात में सोने में दिक्कत हो रही है और बच्चों तथा बुजुर्गों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि जब तक ने उसके कुप्रभाव के दुष्प्रभाव के बारे में आप बताइएगा तो कैसे पता चलेगा कि हाँ सही में वहाँ पे मच्छर का प्रकोप ज़्यादा है। इस तरह से लिखना है। उसके बाद फिर क्या है कि इसके अलावा क्षेत्र में साफ सफाई की
कमी और पानी के जमाव की समस्या भी मच्छरों की संख्या में बढ़ाने में सहायक साबित हो रही है। क्या हो रही है कि इसके अलावा क्या है कि क्षेत्र में साफ सफाई नहीं हुआ है, उसके बाद कहीं कहीं पे अधिक मात्रा में पानी जल जमा हुआ है, जल जमाव है, और जिसके कारण क्या है कि मच्छरों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आपसे नम्र अनुरोध है कि इस कृपया इस विषय पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की जाए। क्या है कि अतः आपसे आग्रह है, आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर त्वरित मतलब तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में फॉर्मिंग कीटनाशक दवाओं का छिड़काव तथा जल निकासी की उचित व्यवस्था किया जाए तथा मच्छरों की समस्या का समाधान हो सके और बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, इतना लिखना। उसके बाद आपको लिखना है कि आशा है कि आप, पैराग्राफ को चेंज करके लिखना है कि आशा है कि आप जल्द से जल्द इस मामले पर आवश्यक कदम उठाएंगे, और उसके बाद लिख देना है धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे साधारण नहीं लिखना, धन्यवाद। उसके बाद दूसरा साइड में इस एंगल में आपको क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, आपका जो संपर्क नंबर होता है मोबाइल नंबर उसको लिख देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना पता लिख देना है कि आप कौन क्षेत्र से आते हैं, तो क्योंकि क्या है कि इसी से क्या है कि आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या था, आवेदन पत्र लिखने के लिए कि अपने क्या थाना अधीक्षक के पास लिखना था कि आपके जो क्षेत्र है वहाँ पे क्राइम जो है काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके रोकथाम हेतु अपने थाना अध्यक्ष को क्या है एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि सेवा में, क्या सेवा में, और उसके बाद थाना अध्यक्ष महोदय, क्या सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय पुलिस स्टेशन, तो जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे उसका, यहाँ पे इसका नाम लिख देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से क्या लिखना है, विषय, तो विषय में आपको बताए हैं कि जिस कारण से आप पत्र लिखते हैं उसी के बारे में बताना है। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु निवेदन, क्या, हाँ, क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु निवेदन। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से महोदय। ठीक है, और पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखेंगे कि निवेदन ये है कि मैं, अपना नाम लिख देना है, अपना पता लिख देना है, का निवासी हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे क्षेत्र में अपराधों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हमारा जो क्षेत्र है उसमें अचानक आपराधिक मामला में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के मामले में इजाफा हुआ है, जिससे यहाँ के निवासियों को असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि विशेष रूप से रात के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति न केवल आम जनता के लिए खतरा बन गई है, बल्कि व्यापारियों और दुकानदारों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि कई लोगों ने अपनी संपत्ति के नुकसान और जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। क्या कि कई लोग जो हैं अपनी संपत्ति के नुकसान और जान माल की चिंता के लेकर के भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि आपसे नम्र अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाई जाए और अपराधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए, ताकि इन घटनाओं पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जा सके। साथ ही आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सुरक्षा संबंधी उपायों पर भी विचार किया जाए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना और समाप्त करना है कि अतः आशा है कि आप हमारे निवेदन पर शीघ्र उचित कदम उठाएंगे और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का बहाल करेंगे। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम लिख देना है, आपका जो संपर्क नंबर वो लिख देना है, और यहाँ पे आपका क्या है एड्रेस जो रहेगा आपका, अपना एड्रेस लिख देना है। इतना ही आपको लिखना, और इतना लिखते हैं तो आपको 5 अंक जरूर दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 2 गो जो आपके पास आवेदन पत्र रहेगा या पत्र रहेगा उसमें से किसी एक ही का आंसर देना है। क्या, एक ही का आंसर देना है, और इसी तरह से। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो 4 नंबर में आपसे क्या आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। क्या आएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कहने का मतलब क्या होता है, 2 अंक वाला प्रश्न, और 2 अंक वाला प्रश्न का ऑप्शन रहेगा 10, और आपको जवाब देना है कितना प्रश्न का, 5 प्रश्न का आंसर देना है। तो हम लोग 10 प्रश्न का सोल्यूशन किए हैं, जो कि आपका क्या है, जो आपका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 50 से 70 शब्दों में दे। क्या करना है कि जो भी प्रश्न दिया गया है उसमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर क्या करना है, 50 से 70 शब्दों में देना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है कि उसने कहा था कहानी का
केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें। क्या उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है वर्णन करें, तो इसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि 2 अंक वाला प्रश्न है। तो क्या है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव है प्रेम और विश्वास की भावना। क्या है? प्रेम और विश्वास की भावना। और इस कहानी में युद्ध की पृष्ठभूमि पर संबंधों के विश्वास को रेखांकित किया गया है। बस आपको इतना ही लिखना है, इतना रट जाना है। हर हाल में आपको बोले ना कि 4 सेट आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, चाहे उसके लिए आपको कितना भी मेहनत करना क्यों ना पड़े। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे लघु उत्तरीय में दूसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है काफ़ी स्पेशल भी है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ से कहता है कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। क्या जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, इसी के बारे में लिखना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे उत्तर दे करके कि जीवन में अनुभवों के ऊंच शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। क्या कि जीवन में अनुभवों के ऊंच शिखर पर विद्रोह का स्थान तय हुआ है। अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत रहता है। मतलब अधिकांश जो व्यक्ति रहते हैं किसी भी न किसी रूप में भयभीत रहते हैं। गहराई से उसकी अद्भुत सौंदर्य क्षमता का मनुष्य तभी एहसास कर पाता है जब वह प्रत्येक वस्तु के साथ विद्रोह करता है। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि अतः जीवन में विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है कि जीवन में जो है विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान है, और इतना लिखना है, और इसके लिए 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। ठीक है, जरूर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है, तो देखिए ये तमाम क्वेश्चन जो रहेगा ना 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और आपको हम बताएं कि मिनिमम शब्दों में इसका आंसर हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि डायरी क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा कि डायरी क्या है। तो डायरी के बारे में बताना है, शॉर्ट में ही बताना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि डायरी हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। तो देखिए सिंपल सा सीधा सा है और आसानी पूर्वक याद भी हो जाएगा कि डायरी हिंदी साहित्य की वह भाषा है जिसमें व्यक्ति अपने मन के बातों को कागज पर उतारता है। बिल्कुल आसान है। वस्तुतः मतलब अतः कहा जाए तो डायरी मन का कूड़ा है। क्या है? डायरी जो है मन का कूड़ा है, मन का कचरा है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो तीसरा प्रश्न हमारे पास जो दिया गया है लघु उत्तरीय में, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? क्या कि कहती हो तुम मेरे मुल्क के राजा हो, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा का जो यह कथन है किसकी ओर संकेत करता है, तो इसमें लिखना है। तो देखिए उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है उसमें क्या है कि वजीरा सिंह है, और वजीरा सिंह बोलते हैं कि कहती हो तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस का इतना बोलते हैं बात, और इस बात के माध्यम से वो किसके बारे में संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ से इसमें लिखना है कि कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। अतः वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, क्योंकि फ्रांस की जो मेम थी, क्या फ्रांस के जो मेम थे वही वजीरा सिंह से कहते हैं वहाँ पे जो लोग रहते थे कि तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो यहाँ से सीधा सा लिख देना है फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है 5 नंबर का, बस कुछ ही प्रश्न बच चुका है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। क्या बुद्ध ने आनंद से क्या कहा 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग देंगे। इसका आंसर क्या होगा, तो अर्धनारीश्वर पाठ में बुद्ध ने आनंद से कहा। क्या अर्धनारीश्वर जो पाठ आपका है उसमें बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था न वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था। क्या है कि मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। मतलब क्या है कि अर्धनारीश्वर जो आपका पाठ है उसमें भगवान बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद मैंने जो धर्म चलाया था ना वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है कि नारियों को मतलब महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो छठा यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है काफ़ी स्पेशल है।
तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चौर और मन किसे कहते हैं, क्या चौर और मन किसे कहते हैं, इसका आंसर देना है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न अटपटाहा प्रश्न आपसे पूछेगा और इस तरह के प्रश्न को आप लोग विशेष करके आप लोग क्या है कि इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। पर आपको लगेगा नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब एग्जाम में जाइएगा कि चौर और मन किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखना है आपको कि चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर, क्या चंपारण में गंडक नदी के दोनों ओर, मतलब सीधा समझिए कि यह ओ सदा नीरा जो आपका चैप्टर है ना, ओ सदा नीरा चैप्टर में इस बात को कहा गया और इस बात के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे चंपारण में गंडक नदी, गंडक घाटी के दोनों ओर विभिन्न आकृतियों के ताल दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्या है कि चंपारण में जो गंडक नदी है, क्या चंपारण में जो गंडक नदी है, तो गंडक नदी रहेगा, कोई भी नदी रहेगा तो उसका दो किनारा रहेगा इस तरह से, तो दोनों किनारा में क्या है कि विभिन्न आकृतियों के टाल दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम लोग ठेठ भाषा में टाल कहते हैं ना कि टाल, उसे वही दिखाई पड़ता है। और एक कहीं उथले तो कहीं गहरे है, क्या कि ये जो टाल है ना कहीं ऊंचा है तो कहीं गहरा है, सभी प्रायः टेढ़े मेढ़े किंतु शुभ्र एवं निर्मल जल से पूर्ण है, क्या शुभ्र एवं निर्मल जल से पूर्ण है। इन तालों को चौर और मन कहते हैं, क्या कहते हैं, इन तालों को ही चौर और मन कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 7वां क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो 7वां क्वेश्चन है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, क्या पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। काफ़ी स्पेशल प्रश्न है और काफ़ी आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग अपने से भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें लिखना है, थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं। पुत्र वियोग नामक चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि आप लोग वहाँ से जानते हैं कि पुत्र के बारे में किस में चर्चा किया गया है, पुत्र वियोग के बारे में चर्चा किया, पुत्र वियोग चैप्टर में चर्चा किया गया है पुत्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखना है कि पुत्र के लिए माँ, क्या पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है जिसमें से कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला लिखना है यहाँ से कि वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। दूसरा लिखना है क्या कि वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है। तीसरा यहाँ से लिखना है कि अपने भूखी रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है। मतलब जो भी बेसिक है उसको लिख देना है, ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है काफ़ी स्पेशल और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। तो 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। काफ़ी स्पेशल है, इसलिए इसको स्टार आप लोग जरूर लगा दीजिएगा 2025 एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी तरह का अटपटा प्रश्न पूछेगा कि दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट कि जन जन का चेहरा एक, क्या जन जन का चेहरा एक शीर्षक पाठ के अनुसार जो अमानवीय कृतियों में संलग्न रहते हैं। क्या है कि जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक पाठ है उसके अनुसार कि जो अमानवीय कृतियों, मतलब मानव को जो काम नहीं करना चाहिए वैसे काम में वे लोग संलग्न रहते हैं और जिनका आचरण पाशविक होता है उन्हें दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें दानव कहा जाता है। मतलब जिनका जो आचरण होता है ना पशु के समान होता है उसे दानव कहा जाता है। और उसके बाद लिखना है कि जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं उन्हें दुराचारी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें दुरात्मा कहते हैं। मतलब क्या है कि जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं तथा जो दुराचारी प्रकृति के होते हैं उन्हें दुरात्मा कहा जाता है। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। काफ़ी आसान प्रश्न है और इसको याद करना बिल्कुल ही इजी है। और आप लोग सोचिएगा कि आप टोटल 10 प्रश्न का भैया सोल्यूशन करवा रहे हैं लघु उत्तरीय में, तो हमको क्या 10 में से 10 का आंसर देना है, ऐसा नहीं है। आपको केवल क्या 10 में से 5 का आंसर देना है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर सीधा होगा कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या ध्रुव स्वामिनी के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह एक प्रसिद्ध नाट्य कृति है। इतना थोड़ा सा आप जरूर लिखिएगा और 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। और इसमें क्या अंक कटने का, मार्क्स कटने का कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मॉडल सेट 1 का दिया गया है। तो सबसे लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि अखरावट के रचयिता कौन है। क्या अखरावट जो है, अखरावट के रचयिता कौन है। तो अखरावट के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्या अखरावट के रचयिता जो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी की यह
अंतिम रचना मानी जाती है, इसीलिए स्पेशल क्वेश्चन है क्या, इसीलिए स्पेशल रचना है। इसीलिए यहाँ पे पूछ दिया है कि अखरावट के रचयिता कौन है। तो अखरावट के रचयिता कौन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के जो अखरावट है वह अंतिम क्या है, अंतिम रचना माना जाता है। कौन रचना माना जाता है, अंतिम रचना माना जाता है। और अखरावट की रचना करने के बाद मलिक मोहम्मद जायसी के मृत्यु हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, तो जब आप यहाँ पे क्या है कि जब आप क्या कीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर दीजिएगा, उसके बाद आपको आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा कि इन निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है 150 से 250 शब्दों में, और 3 गुने आप लोग क्या 5 की जगह 15, मतलब क्या है कि 3 प्रश्न का आंसर देना है और 1 प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल 15 अंक का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग इतना आज नहीं कर पाइएगा, और इतना आज करने में भी रहिएगा ना तो थोड़ा सा आपको क्या होगा कि बहुत टाइम इसमें लगेगा, समय लगेगा, और समय का क्या होगा, बर्बादी होगा। क्या, समय का बर्बादी होगा, और आपके पास जो समय है बिल्कुल कम बचा हुआ। तो आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में टेंशन नहीं लीजिए, इसका सॉल्यूशन हम करवाएंगे और आपको बताएंगे कि 2025 जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए कौन कौन सा दीर्घ उत्तरीय आपको तैयार करके जाना है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। और दीर्घ उत्तरीय का जब आप लोग आंसर दीजिएगा तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और नेसेसरी यहाँ पे आता है, क्या आता है, संक्षेपण आता है। क्या आता है, संक्षेपण। तो आप बात आता है माय डियर स्टूडेंट कि आपको संक्षेपण करना है कैसे, संक्षेपण करने का जो तरीका होता है क्या, इसी को हमें समझना है। और काफ़ी आसान और काफ़ी ईजी है, आसान है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि आपके पास जो ऑप्शन रहेगा 2 को दिया हुआ रहेगा, तो 2 में से किसी एक का ही संक्षेपण करना है। क्या, किसी एक का संक्षेपण करना है, और उसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। क्या, उसके लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आता है कि संक्षेपण हम लोग करेंगे कैसे। तो देखिए जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो हिंदी का पेपर उस रहेगा आपके पास, तो 2 गो रहेगा स्टोरी दिया हुआ रहेगा। क्या, 2 गो रहेगा स्टोरी दिया हुआ रहेगा, और उसी का क्या करना है, आपको संक्षेपण करना है। तो 2 स्टोरी, जैसे कि यहाँ पे पहला स्टोरी यहाँ से दिया गया है और दूसरा स्टोरी यहाँ से दिया गया है, तो इसमें से किसी एक ही का संक्षेपण करना है। तो संक्षेपण करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए पहला स्टोरी जो दिया गया है इसमें शब्दों की संख्या को गिन लेना है, काउंट कर लेना है कि टोटल कितना शब्द दिया गया है। तो देखिए इसमें गिनना है कि टोटल कितना शब्द दिया गया है, तो इस तरह से गिनना है कि 1 2 3 4 5। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे 90 शब्द आता है। क्या, टोटल गिनते हैं तो 90 शब्द आता है, तो इसको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से भाग कर देना है। तो 90 को 3 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पे 30 आएगा। क्या आएगा, 30। तो 30 जो आया ने, तो आपको क्या करना है, इसी को छोटा करके केवल 30 शब्द में लिख देना है। क्या, इसी को छोटा करके केवल 30 शब्द में लिख देना है। और उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दूसरा यदि आपको आसान लगता है तो दूसरा संक्षेपण को आप लोग शब्द को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से गिनिए। मान ले जाए यहाँ पे 120 शब्द आता है, तो 120 को 3 से भाग कीजिएगा, सबको 3 से भाग कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसको लगभग 40 शब्दों के आसपास में लिखना है। 45 भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और 35 भी रह जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है कि 40 के आसे पास रहे। ठीक है, इतना प्रयास करना है। तो देखिए इसका संक्षेपण करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहला का हम लोग जब संक्षेपण करेंगे माय डियर स्टूडेंट, मेरे ब्रदर, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसको पढ़ करके एक शीर्षक चुनिएगा कि इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो इसको जब आप लोग पढ़िएगा तो इसका शीर्षक क्या आता है, युवा शक्ति। क्योंकि पहला जो आपका संक्षेपण है उसमें युवा के बारे में बताया गया है, और जिस चीज़ के बारे में किया जाता है उसी को आपको क्या करना है, शीर्षक बना देना है। तो शीर्षक बना दिए युवा शक्ति, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे संक्षेपण, और यहाँ से क्या लिख देंगे, तो संक्षेपण यहाँ से लिख देंगे कि युवा शक्ति को आज दिशा प्रदान करने की जरूरत है। निश्चित दिशा एवं उद्देश्य के द्वारा ही जिम्मेदार नागरिक का निर्माण संभव है। कल का युग युवा शक्ति का होगा। आप लोग बोलिएगा ये कहाँ से लिखें, तो देखिए यहाँ पे जो अगला एगो संक्षेपण था ना 1 नंबर, उसी से लिखें। और कुल शब्द कितना था संक्षेपण के, 87 शब्द था। क्या, 87, मतलब आप समझिए ना कि 90 के आसपास है। 87 रहे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा 90, मतलब क्या है कि यदि रहे 85 रहे या 95 रहे,
तो इसका मतलब समझिएगा कि 90 के आसपास है, और 90 को 3 से भाग कीजिएगा तो यहाँ से 30 आएगा। तो टोटल संक्षेपित शब्द कितना हो गया, 30 शब्द में हम लोग इसका संक्षेपण कर दिए, बिल्कुल आसान तरीका से। इसी तरीका से आपको करना है। तो देखिए दूसरा यहाँ पे क्या गया है, तो दूसरा संक्षेपण को हम लोग पढ़ते हैं। तो दूसरा संक्षेपण में आपको यहाँ से आप बोलिएगा कि सिर्फ आप ऐसे ही बता दिए, थोड़ा सा आप पढ़ करके बताइए कि इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ करके हम यहाँ से बताते हैं सीधा क्या है कि बिल्कुल ईजी है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। क्या कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। यदि तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है तो तुम असफल ना होंगे, ठीक है। इसको तुम्हें जानना आवश्यक है। क्या कि इसको जो जानना आवश्यक है, उद्देश्यहीन मनुष्य बिना पतवार की नाव की तरह है। क्या है कि उद्देश्यहीन जो मनुष्य है ना, बिना पतवार की नाव की तरह है। विभिन्न मनुष्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं। बहुत लोग धन कमाना चाहते हैं और धन कमाना ही उनका उद्देश्य बन जाता है। कुछ लोग केवल आनंद उठाना चाहते हैं, कुछ लोग विद्या के लिए परेशान हैं, तो कुछ लोग सिर्फ बड़ाई चाहते हैं, ठीक है। तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश दरिद्र है, क्या तुम्हारा उद्देश्य देश की सेवा करना होना चाहिए। तुम्हारा देश दरिद्र है, यहाँ किसान सच्चे, सरल और पवित्र हैं। मतलब यहाँ के जो किसान हैं ना, वह सच्चे, सरल और पवित्र है। वे भूमि को अच्छा बनाकर अपनी मेहनत की अच्छी मजदूरी नहीं निकाल सकते हैं। तुम उन्हें योग्य और सफल किसान बनाने का उद्योग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम उन्हें योग्य एवं सफल किसान बनाने का उद्देश्य को पूरा कर सकते हो। तो इसका क्या हुआ, सबसे पहले इसका लिखना है, क्या लिखना है, इसका शीर्षक लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक क्या लिखेंगे, तो आपको हम बताएं कि इसको जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक ही चीज़ के बारे में पता चल रहा था कि जीवन का उद्देश्य। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य, इतना लिखें। उसके बाद यहाँ से संक्षेपण कर देना, उसी के बारे में यहाँ से लिख देना है। तो यहाँ से संक्षेपित कर दें तो कुल शब्द गिने तो 121, मतलब समझिए कि 120 है और इसको 3 से भाग कर दिए तो कितना आ गया, 40 आ गया। और 40 शब्द में इसको क्या कर दिए, लिख दिए। यदि 45 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि 35 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या कि 40 के आसपास ही रहना चाहिए। तो चलिए, आपका जो होता है सेट ए होता है हिंदी का, सेट ए के तमाम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।